बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, आज पीडीएम का दूसरा जलसा कराची में होने जा रहा है। 11 अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं इस तहरीक में जिसको पीडीएम का नाम दिया गया है। मरीम नवाज़ आज कराची पहुंची। सबसे पहले तो वो फुटेज दिखाना चाहेंगे जिसका आज सभी को बहुत अफसोस हुआ जब मरीम बीबी मज़ार क़ायद पर हाज़री के लिए गईं और उसके बाद जिस अंदाज में वहाँ उनके कारकुनान ने और ख़ुद कैप्टन सफदर जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने वहाँ सियासी नारे लगवाए और बहुत अफसोसनाक ये मनाजिर आपको इस वक्त दिखाई भी दे रहे हैं कि किस तरीके से मज़ार क़ायद का जो तकद्दुस है वो पामाल किया गया। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जी बात कर भी रहे थे, इस पे उनका रिएक्शन भी आया और कुछ लोग जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। तो ये वो मनाजिर हैं आज जो मज़ार क़ायद के थे जब मरीम बीबी वहाँ पर हाज़री के लिए गई। मरीम बीबी ने आज जो आपने भी शॉर्ट भी सुना, उन्होंने कहा कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान की जो तकरीर थी वो एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी और उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ों की लड़ाई है और इसमें छोटों को अलग रहना चाहिए। आज जो मनाजिर हमने देखे जो कराची की सड़कों पर जो बैनर्स लगे हुए थे, ये वो सियासी जमातें हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान को यू टर्न का ताना देकर उनका तमस्खुर उड़ाया करते थे, लेकिन जो यू टर्न्स अब इन सियासी जमातों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। ये वो बैनर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे पर, ये तस्वीर आवेज़ा हैं नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहिबा की। बिलावल साहब आज PMLN की लीडरशिप मरीम साहिबा के साथ इस वक्त कराची में स्टेज पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने 13 मार्च 2018 को ये ट्वीट किया था, ये भी दिखाइएगा कि रिकॉल व्हाट आई यूज्ड टू से इन 2013 दैट वोटिंग फॉर PTI वुड बी वोटिंग फॉर जरदारी। ये शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट था कि अगर आप PTI के लिए वोट कर रहे हैं तो वो जरदारी के लिए वोटिंग होगी। ये जलसों में भी बात की जाती रही कि वो वोट पीपल्स पार्टी को जाएगा जो PTI को पड़ेगा। और आज वो तस्वीर भी जहन में रखिए, वो भी दिखाइए दोबारा कि आज पीपल्स पार्टी के झंडे पर तस्वीर थी शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की। बहरहाल ये तो कहते हैं कि जी सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर यू टर्न का जो ताना था जो वज़ीर आज़म साहब को दिया जाता था वो इन जमातों के लिए कितना सही साबित होता दिखाई दे रहा है वो भी हमारे सामने है। अब अचीव क्या किया जाएगा? नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है, फ़ौज मुखालिफ बयानिया है, उसको क्या आज हम पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक उसकी एंडोर्समेंट देखेंगे? क्या आज कराची के जलसे में ये तकारीर अब सुनेंगे? पता चलेगा। लेकिन आज इस पर तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर एनालिस्ट्स विद मी टुडे। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं और वसीम बादामी साहब मौजूद हैं। आप चारों को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब, आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि गुजरांवाला के बाद आज ये दूसरा जलसा जो कि कराची में होने जा रहा है PDM की तरफ से, क्या वही बयानिया दोहराया जाएगा आज? और जब बिलावल साहब की हम आज बात सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस होता है जब PM साहब की तरफ से या अपोजिशन के किसी भी जलसे में जर्नैलों का नाम लेकर बात की जाती है। नहीं होना चाहिए, अफसोसनाक है, लेकिन हम तो जमहूरियत के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो ये जमहूरियत की जंग जो लड़ते लड़ते आज ये इनका दूसरा पड़ाव है कराची का, कैसा जा रहा है अभी तक? सादिया, 2-3 पहलू है आपके सवाल के। पहली बात है कि ये जो शो ऑफ पावर है ये किसका है? जो आज PDM के नाम पे शो ऑफ पावर होगा कराची में इस वक्त हो रहा है वो दर हकीकत हुकूमत सिंध की बेसिकली हुकूमत सिंध का ये शो ऑफ पावर है अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट। और जाहिर है कि और जब हम क्राउड की कॉम्प्लेक्शन देखेंगे, उसकी सारी फुटेज जो तस्वीर हमारे सामने आएंगी, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं जो अपनी बीवियों, अपने बच्चों, अपनी बेटियों के साथ, अपनी घर वालों के साथ यहाँ पर आए, खुद चल कर आए, अपनी खुद ट्रैवल करके आए, अपने खर्चे पे आए, अपनी गाड़ियों में आए, अपने या ये वो लोग हैं जिन्हें बसों में, ट्रकों में, छकड़ों में अंदरून सिंध से जो है वो लाया गया है या उनको मदरसों से निकाल के लाया गया। तो पहला तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव टेस्ट होगा जो अगले चंद घंटों में हमारे सामने आ जाएगा।
दूसरी बात है कि दोनों जमातें जो हैं इसमें ज़ाहिर मौलाना फजल रहमान ज़ाहिर उनको आउट कर दिया गया, वो समझते हैं कि उनको आर्टिफिशियली तौर पर पार्लियामेंट से बाहर रखा गया। लेकिन पीपीपी और पीएमएलएन के अलग किस्म के मसले हैं। अहमियत यह है कि वो अब इकट्ठे हुए हैं, उनको 2-3 साल लग गए इकट्ठे होते होते। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक मूवमेंट चल रही थी और उनके खिलाफ केसेस थे, और जो आपने स्टेटमेंट सुनाई हैं बिलावल भुट्टो की और मरियम की एक दूसरे के खिलाफ, तो वहाँ पर यह था कि पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद थी कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है करप्शन के केसेस वगैरह का, उससे वो बच जाएंगे, इसलिए वो कोऑपरेट करते नजर आ रहे थे। नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने पोजीशन ली थी, उनकी वो उम्मीदें जो हैं वो पूरी नहीं हो सकी। और नवाज शरीफ साहब का तो खैर उससे भी कहीं ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल है, बिकॉज ज़ाहिर है वो सर्विसेज हॉस्पिटल से लंदन तक उनका जो सफ़र है, या नैब से सर्विसेज हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल से लंदन तक प्लेटलेट की थ्योरी के ऊपर उनका जो सफ़र है प्लेटलेट डेफिशिएंसी का, उसका जो अब वो बात तो बड़ी वाज़ेह है कि वो यहाँ से एक डील करके गए, पॉलिटिकल डील है। उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में जब उन्होंने सपोर्ट की, वहाँ पर दर हकीकत हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर हुई। और अब पीएमएलएन के जो अहम लीडरान हैं वो खामोशी से, यानी बहुत ही एहतियात से कहते यही है कि एक्सपेक्टेशन उस वक्त जो डील हुई सपोर्ट करने की आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की, तो नवाज शरीफ साहब को ये उम्मीद थी, या उनको उम्मीद दिलाई गई, या उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि नैब के केसेस जो हैं उनके खिलाफ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसलिए आपने देखा कि साबिक जो गवर्नर सिंध है मोहम्मद जुबैर साहब, उनकी मीटिंग भी जो सितंबर में हुई है, अगस्त के आखिर में और सितंबर में जो उनकी मीटिंग हुई है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस थे, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को भगोड़ा और एब्सकॉन्डर करार देने का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है, तो वहाँ पर उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। ये और बात है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को वहाँ रिलीफ मिल गई है, जिसको अक्सर लोग मीडिया पिक नहीं करता, बिकॉज उन्हें वहाँ पर जो 1 सितंबर को 1 सितंबर को जो फैसला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को और सफदर जो है कैप्टन सफदर, उनके केसेस को नवाज शरीफ साहब के केस से अलग कर दिया गया, और दर हकीकत उनकी जो पॉलिटिक्स है उसकी राह हमवार हो गई। तो एक पार्शियल रिलीफ उनको मिली भी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जिस किस्म की रिलीफ एक्सपेक्ट करते थे उनको नहीं मिली है। इसलिए अब ये सब जो हैं इस मौके पे इकट्ठे हो गए हैं। अब देखना ये है कि ये कहां तक इसको लेकर जाएंगे। मुझे वैसे तो बहुत अब इकट्ठे हुए हैं, अब तादाद कितनी है, आई थिंक ये बहुत इरेलेवेंट बात हो जाती है। बात ये है कि ऑब्वियसली लोग चलें कम ज्यादा, जितना हुकूमती वज़रा कहेंगे कि बहुत थोड़ी तादाद थी, फ्लॉप जलसे हो गए, गुजरांवाला पे भी यही राय हमने सुनी। ऑपोजिशन कहेगी कि जैसे पूरा पाकिस्तान ही उनके लिए बाहर उमड़ आया था। जनरल साहब, मसला ये है कि ये जो यकीन है ऑपोजिशन का, ये आप सिर्फ दावे समझ रहे हैं, या इसके पीछे भी कोई इनके पास ठोस वजह है ये कहने की कि जनवरी से पहले पहले हुकूमत को हम घर भेज देंगे? आज मरियम साहिबा का ये स्टेटमेंट कि जी नवाज शरीफ साहब ने तो वजीर आजम को मुखातिब नहीं किया था, ये तो बड़ों की लड़ाई है, उसमें छोटों का क्या काम? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फैमिली खास तौर पे और ये टोला कि इस कदर झूठ बोलते हैं कि इंसान हैरान रह जाता, नफरत हो जाती है कि क्या ये ज़मीर है अंदर इनके, या इनको कुछ है ख्याल के झूठों के बारे में हमारे कुरान करीम में क्या कहा हुआ है। ये वाहिद 2-3 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने लफ्ज़ लानत इनके ऊपर इस्तेमाल किया है, लेकिन ये कितना दरोगोई करते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। अब चीज ये है कि अब जो सूरत हाल है उसने सिर्फ और सिर्फ मुझ पीरजादा ने तो आपको बड़ी वजाहत कर दी कि मियाँ साहब का दुख क्या है, लेकिन बाकियों का भी सियासत में ना कोई इखलाकियात है ना ईमान है, अगर कुछ है तो मुनाफकत है। यही वो बिलावल है जो कहा करता था कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। और यही वो लोग हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ जो इनको सिक्योरिटी रिस्क करार देते थे और कोर्ट किया करते थे कि जनाब मोहतरमा ने सिखों की लिस्टें दे दी थी उधर। ये कोई दीन ईमान वाली बात नहीं है। एक तरफ बात करते हैं कि ये लोटे बड़े होते हैं, लोटा बुरा, ये वो सारा कि जी ये सियासत को खराब करते हैं, और आप इनसे बात करें तो इनके मुंह से ये निकलता है कि जी सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई लोटा मिल जाए तो हम ले लेंगे, नहीं होगा तो दूसरे के पास चला जाएगा। ये ना जाने कि इस किस्म की सियासत करके किसको ये खिदमत किसकी कर रहे हैं।
اور میاں صاحب نے تو جو کچھ تقریر میں کہا وہ تو حد کر کے رکھ دی انہوں نے. ویسے تو وہ پچھلی 2 دہائیوں سے سازش کر رہے تھے فوج پاکستان کے. صحیح ہے. جس دن سے جنرل مشرف نے نکالا انہوں نے سوائے سازشوں کے اور کچھ نہیں کیا. ٹھیک. اور اب کھل کے بات سامنے آ گئی. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ یہ جو نیریٹو جس کا ذکر جنرل صاحب نے بھی کیا جو نواز شریف صاحب کی طرف سے اپنایا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اسی نیریٹو کو آگے لے کر چلے گی یا آج جلسے کے اندر بلاول صاحب کی طرف سے کوئی پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کی طرف سے اسی نیریٹو کو انڈورس کیا جائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ انڈورس کیا جائے گا, کیونکہ اس وقت تو جو سب سے بڑی اسپیکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس جو کراچی کا جلسہ ہے اس میں نواز شریف صاحب کی اسپیچ کو نشر بھی کیا جائے گا یا نہیں نشر کیا جائے گا. اور یہ اس بات کا عکاس ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ تو کھڑی ہے لیکن پیپلز پارٹی کچھ اور بھی کر رہی ہے. اور میں اس کی ایک اور بھی آپ سے اس بات کی اور زرداری صاحب کا نہ ہونا ذرا اس پہ بھی تبصرہ فرما دیجیے گا کہ وہ ویڈیو لنک سے بھی ان کا کوئی خطاب نہیں ہے, وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. نہیں, آفیشلی تو وہ ہاسپٹل میں ہے نا جی, مولانا صاحب ان سے ہاسپٹل میں گھنٹہ ایک ملے ہیں جی. لیکن بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کل سسی پلیجر صاحبہ ہوں, دیگر پیپلز پارٹی کی رولنگ, ایون شیلا رضا صاحبہ جو بڑی ووکل ہیں, جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیا اداروں کے خلاف ہیں تو بالکل واضح آپ کو ایک سپن نظر آتا ہے. اچھا, بلاول بھٹو صاحب نے تو بالکل واضح کہہ دیا نا, انہوں نے کہہ دیا کہ جی بیوروکریسی کے خلاف, اداروں کے خلاف, جنرلز کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال ہے کہ جو سپلٹ ہے اور جو وزن ہے مریم بی بی کے اور نواز شریف صاحب کے بیانیے کا, اس کو دوسری جماعتیں اٹھانے کو تیار نہیں. مولانا صاحب اس وقت سب سے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں اور سب سے زیادہ مارجنلائز ہوئے ہیں, تو وہ جو اپنی معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کریے, جو اپنے مدرسے کی طاقت ہے اس کو وہ بار بار شوکیس کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. لیکن مولانا صاحب نے تو کوشش کر دیکھی, اکیلے تو وہ کچھ کر نہیں سکتے. اور ٹھیک ہے, انہوں نے ایک جلسہ آج بہت اچھا کر دیا, کراچی میں بھی بہت اچھا ہو جائے گا, کوئٹہ ملتان میں بھی بہت اچھا ہو جائے گا, لاہور میں بھی اچھا ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا یہ ابھی بھی کسی بھی طرح عمران خان کے ان جلسوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے یا اس ٹرن آؤٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن حکومت اس وقت بھی ہلی تھی, گری نہیں تھی. اور اس وقت تو میرا خیال ہے کہ حکومت ہلے گی بھی نہیں, کیونکہ ان سم ویز پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو نائسلی پوائز کیا ہے اور وہ اس طرح پوائز کیا ہے کہ ہم کسی بھی طرف جا سکتے ہیں لیکن ہم فلیکسیبل ہیں, ہم سے بات چیت ہو سکتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ مریم بی بی اپنے آپ کو کس طرح پوائز کر رہی ہیں کہ اتنا سب بیانیہ دینے کے باوجود وہ پیچھے بات چیت کر رہی ہیں یا نہیں. بالکل محیط پیرزادہ نے بالکل ابھی صحیح کہا تھا کہ ان کو بالکل کنسیشن ملا ہے. آپ کو پتا ہے یہ نیب کے لیے ان کی حاضری ہوئی تھی, پھر ان کا ایک ٹیلی فون گیا تھا, بہت ہائی پروفائل جگہ سے ان کو ایشورنس ملی تھی کہ آپ واپس چلی جائیں, آپ سے کچھ نہیں کیا جائے گا. پھر ہم نے اس کے بارے میں کچھ سنا نہیں. حکومت کی لوگ بھی اس کے حوالے سے بات نہیں کرتی. تو یہ بالکل یہ بھی بڑی عجیب بات ہے نا. یہاں پہ احتساب جو ہے, آپ وہ جو خود وزیر اعظم بھی کہتے ہیں, حالانکہ وزیر اعظم صاحب کیونکہ اب اس پوسٹ پہ ہیں اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کریں, یہاں پہ آپ ہزاروں لاکھوں کی چوری پر تو فوراً سے جیلوں میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں, لیکن وہاں نیب جاتی ہیں مریم بی بی صاحبہ, وہاں پتھراؤ ہوتا ہے تو دوبارہ نیب بھی نہیں بلاتا ان کو. بلاتا, پتھر گاڑی میں سے نکلے تھے, یہ بات میں نے اور آپ نے سنی, پھر اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. بس آخری جملہ میں آپ سے گزارش کروں, میں پیپلز پارٹی کی تو فین نہیں ہوں لیکن میں بی بی کی بہت بڑی فین تھی. اور آج جب میں نے جس طرح کراچی میں ان کی تصاویر لگی 18 اکتوبر کو, تصاویر لگنے سے مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن جس دن سانحہ کارساز ہوا تھا, جس دن بی بی کے کاروان پہ حملہ ہوا تھا, اس دن تو شہر میں صرف بی بی کی تصویر لگنی چاہیے تھی. تو مجھے اتنا کمپرومائز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے تو کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر کی تصویر گجرانوالا میں لگی ہوئی نہیں دیکھی. صحیح. تو پیپلز پارٹی نے زیادہ دل کھول کے میزبانی جو ہے وہ کی ہے اور بڑا جو ہے وہ مہمان نواز ثبوت جو ہے وہ دے رہے ہیں. بہرحال ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पीडीएम का कराची में इस वक्त जलसा जारी है, मुख्तलिफ रहनुमा इस वक्त बात कर रहे हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, अभी ब्रेक में कुछ चीज़ें अभी पता चली कि वहाँ पे जो रहनुमा खिताब कर रहे हैं इंतहाई मज़हका खेज़ मैं तो कहूँगी, लेकिन तबसरा आप ही फरमा दीजिए कि उसमें लोग कह रहे हैं कि जी कराची के साथ पिछले 72 सालों में बहुत ज़्यादती हुई है, विफाक ने फंड्स नहीं दिए, ग्रीन लाइन विफाक ने नहीं बना कर दी, और ये बातें उस वक्त हो रही हैं जब वहाँ एक दहाई से ज़्यादा हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, सिंध हुकूमत की क़यादत मौजूद है, वहाँ पे PMLN जो विफाक में रही, पीपल्स पार्टी खुद विफाक में रही, ये तमाम जमातें मौजूद हैं, और वहाँ पे कराची के अवाम को ये बता रहे हैं कि 72 सालों से आपके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। देखिए, ये तो यकीनी तौर पे कॉमेडी शो वाली बात है, लेकिन इसमें एक और भी अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान का जो मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका है, जो एक तबका फ़िक्र है, ये इंटेलिजेंसिया है, जो लिखने लिखाने वाले लोग हैं, उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि कराची शहर में जहां पीपल्स पार्टी ने 1970 की दिहाई से जो पिछले 50 बरस गुजरे, उसमें सबसे ज़्यादा हुकूमत अगर किसी ने की है सिंध के ऊपर, और फिर सेंटर में भी हुकूमत की है सिंध के हवाले से, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, और उन्होंने कराची के हालात बदलने में किसी किस्म का कोई रोल जो है वो प्ले नहीं किया। और कराची के हालात अब बदल सकते भी नहीं है सिंध हुकूमत से। अब तो कराची के हालात सिर्फ उसी सूरत में बदल सकते हैं अगर कराची को एक आज़ाद इंडिपेंडेंट सिटी बनाया जाए, जैसे कि बम्बई है, जैसे कि दिल्ली है, जैसे सिंगापुर है, जैसे दुबई है, जैसे लंदन है, जैसे सिडनी है, जिसकी अपनी एक सिटी गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड सिटी गवर्नमेंट हो, उसका मेयर हो, और तमाम इख्तियारात और जितने सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके पास हों। और हम देखते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो इस पूरे कॉन्सेप्ट के रास्ते में रुकावट है, वो इस चीज़ पे नहीं होने देती। बहुत दफ़ा इस पर कोशिश की गई है, कभी मीडिया की तरफ से आवाज़ उठती है, वफाकी हुकूमत ने इसमें बहुत कोशिश की है, लेकिन वो इसको एक सिंध का इशू बनाते हैं। अभी आपने देखा कि बंडल आइलैंड जो है, मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं कि खुद सिंध के चीफ सेक्रेटरी ने और सिंध की हुकूमत ने मेरे ख्याल है जुलाई में या अगस्त में वफाकी हुकूमत को इजाज़त दी कि आप बंडल आइलैंड के हवाले से डेवलपमेंट काम करें, और उनको उनके साथ कम्युनिकेशन होती रही। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कमर्शियल लेवल में बंडल आइलैंड की और बुद्धू आइलैंड की, तो उन्होंने उसको एक सिंध का वर्सेस फेडरेशन का या 18th अमेंडमेंट का एक इशू जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। तो ये पाकिस्तानी सियासत के बड़े अफसोसनाक पहलू हैं, और इस अफसोसनाक पहलू में जो मीडिया का किरदार है कि मीडिया में लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो टेलीविजन की सीट में बैठा है जो कम से कम उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज ना किया हो, और उसको नजर ना आ रहा हो कि किस किस्म की यहाँ पर डबल स्पीक हो रही है या मुनाफकत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारे बहुत से कुलीग जो हैं वो इन इश्यूज की निशानदही नहीं करते कि ये जोक है, ये क्या है। आई मीन कराची के हालात की जिम्मेदार तो पीपल्स पार्टी है, ये MQM। बिल्कुल सही, वो इसीलिए क्योंकि ब्रेक में कुछ स्पीच सुनने का मौका मिला तो मैंने कहा आप लोगों से भी उस पर राय ले लें, क्योंकि वो कह रहे थे कि जी 72 साल हो गए, बड़ी ज़्यादती हुई, और सब मलबा विफाक पे डाला जा रहा था, इसलिए कि विफाक में इस वक्त PTI की हुकूमत है। खुद ये जमातें भूल गई कि खुद भी विफाक में रही और अभी भी हुकूमत वहाँ पीपल्स पार्टी की है। बहरहाल जनरल साहब वापस आते हैं, जो बुनियादी सवाल डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने किया था कि अगर ये सियासी जमातें जो सारी आवाम जानना चाहती है कि भाई क्या आवाम को उससे क्या मिल जाएगा। आपने गुजरांवाला का चले मान लेते हैं, आप कहते हैं लाखों लोग आ गए, जी मान लिया एक तरफ, कराची में आप कहते हैं लाखों लोग आ गए, आप हर शहर में बहुत बड़ी तादाद लोगों की निकाल के जलसे कर लेंगे, आप इस्लामाबाद मार्च भी कर लेंगे, आप धरना भी दे लेंगे। 1986 का पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा जलसा कुछ नहीं बिगाड़ सका, अक्टूबर 2011 का इमरान खान साहब का बहुत बड़ा जलसा कुछ नहीं हुआ, धरना 126 दिन का कुछ नहीं हुआ। तो ये कैसे इतना यकीन है इनको कि भाई इनका इस्लामाबाद मार्च करने से पहले पहले ही हुकूमत घर चली जाएगी? होगा क्या? अगर तो सिर्फ हुकूमत को घर भेजने का इरादा होता, मसला होता, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, ये इस्तीफे देते तो हुकूमत का अभी सारा मामला खत्म हो जाता। लेकिन इस्तीफे भी नहीं देने चाह रहे, और ये जो सारा अभी ड्रामा रचाया हुआ है उसका मकसद यही है कि हुकूमत को प्रेशर में लाया जाए और उनसे ये केसेस वगैरह के मामले में डील किया जाए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जनाब एज ए लास्ट रिजॉर्ट हम रिजाइन भी कर सकते हैं। भाई वो लास्ट रिजॉर्ट तक आपको जाने की जरूरत क्या है? इतनी मेहनत करेंगे आप, 4 महीने धक्के खाएंगे सड़कों पे और पार्क में, तो पहले कर दें। तो ये सारा मतलब आप झूठ बोलते हैं, ऊट पटांग बातें, और अपने सारे मकारी को कवर अप करने के लिए
हकीकत ये है ठीक है, हुकूमत कोई घर नहीं भेज सकते, इस पे चले मैंने पहले ही कहा कि ये धरने और ये वो चीज़ों से हुकूमतें घर नहीं जाया करती, बट अचीव क्या करेंगे इसमें? क्या हुकूमत का कोई नुकसान हो जाएगा या अवाम का नुकसान इस वक्त है, इस वक्त मुल्क का नुकसान है? एक आप लोगों को सड़कों पर लेकर आ रहे हैं, ऑलरेडी महंगाई है, ऑलरेडी हम बात करते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, चैलेंजेस उनके लिए बहुत हैं। देखिए, दो चीजें बड़ी सीधी सी हैं। एक तो ये कि प्रेशराइज करना अपने मुकदमात के लिए, दूसरा ये कि हो सकता है इसको खींच के ले जाए सेनेट के इलेक्शन तक और उस वक्त पे ये कोशिश करें कि हुकूमत जो है वो वहां पे ज्यादा सीटें ना ले सके। ये अंदरखानी इनका ये किस्सा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कभी कभार ये महंगाई का जिक्र करते हैं कि मैं मानता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की यह जिम्मेदारी है कि वो महंगाई को कंट्रोल करने का काम करे। लेकिन क्या PMLN के वक्त में 130 रुपए किलो शुगर नहीं मिलती रही? इनके वक्त में क्या आटा 80 रुपए किलो तक नहीं गया? सारा शहर शोर मचाया करता था कि शेर आटा खा गया, शेर आटा खा गया, ये नारे आपने भी सुने होंगे। लेकिन इन चीजों के बावजूद आज वो ढोल पीट रहे हैं। अवाम में अगर थोड़ा शऊर हो तो उनसे पहले ये पूछे कि अच्छा ये बताइए कि जो महंगाई पूरी दुनिया में और इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है कोविड की वजह से, हमारा भी उसमें कुछ, हम भी उसका इम्पैक्ट ले रहे हैं। उसके साथ साथ आपने IMF पे डील किया, उसका भी कुछ इम्पैक्ट है। इन चीजों को सामने रखते हुए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? क्या कीमतें कम कर लेंगे? सिर्फ ये कह देना कि जनाब कीमतें चढ़ गई। कीमतें तो जो हमने अपनी जिंदगी में 1947 से लेके आज दिन तक जो सोना देखा है, कीमत तो चढ़ती गई है। कभी वो ये तो नहीं हुआ कि कीमतें कम हो गई। तो वक्ती तौर पे कुछ कम हो सकती है, लेकिन ये लोग जो हैं ये लोगों के जज्बात को उभारने की कोशिश में हैं। और वो अभी तक हुआ ये है कि मैं कम से कम मैंने अयूब खान के वो 4 आने चीनी पे जो बड़े थे, उसके बाद से आज दिन तक महंगाई के ऊपर मैंने कोई ऐसी एजिटेशन नहीं देखी जिससे कि हुकूमत घर चली गई। वो हुआ ही नहीं उसके बाद। तो ये एक ऐसे ड्रामा है जिसकी वजह से ये ठीक है। अच्छा, करना चाह रहे हैं। महंगाई ऑब्वियसली इशू है, लेकिन उस पे एजिटेशन से हुकूमत घर नहीं जाती। अब जमात इस्लामी ने भी आज ऐलान कर दिया है कि वो भी 1 नवंबर से हुकूमत की परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ जो है वो सड़कों पर निकलेंगे। जमात इस्लामी भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है वो अलग से शुरू कर रही है, PDM का हिस्सा नहीं है। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, बहुत बात लोगों ने की, जो वज़ीर आज़म साहब का कल रिस्पॉन्स आया, जो उनका रिएक्शन आया PDM के परसों गुजरांवाला के जलसे के बाद, बहुत गुस्से में नज़र आए। ख़ुद वो मान रहे थे कि जी इनकी तकरीर के बाद अब एक नया इमरान खान सामने आ गया है। फिर उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी करने के हवाले से भी कहा कि अब देखता हूँ कैसे इनको प्रोडक्शन ऑर्डर मिलते हैं, नवाज शरीफ तुम वापस आओ, देखता हूँ तुम्हें। ये रिएक्शन, कैसा रिएक्शन आपकी नज़र में वज़ीर आज़म के तरफ से था? देखिए जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस वक्त जो ये इल्हाक है, मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इल्हाक रियासत की बका या रियासत की बेहतरी के लिए नहीं है, ये इनकी अपनी बका के लिए है। और इस वक्त इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू जो उन्होंने नसीम जहरा को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सब मेरे खिलाफ जुड़ जाएंगे, वो इस वक्त सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी। हैविंग सेड दिस, जिस तरह कल इमरान खान साहब ने बात की, वो प्राइम मिनिस्टर के मनसब के लिए मुनासिब नहीं थी। उन्हें इनकी लेवल पर आके बात करने की जरूरत नहीं थी। ये तो, और उसका एक नुकसान हुआ जो मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहती हूँ। अगर इमरान खान साहब का इतना रिएक्टिव टॉक्सिक नैरेटिव ना आता तो बहस नवाज शरीफ के बयानिया पे फोकस्ड रहती, क्योंकि वो बयानिया इतना टॉक्सिक और नुकसानदार था पाकिस्तान की रियासत के लिए कि मेरा ख्याल है कि उस पर जितनी बात की जाए उसके हवाले से वो कम है। लेकिन इमरान खान साहब जब इतने टॉक्सिक रिएक्शन के साथ आए तो जो बहस का रुख है वो इस तरफ हो गया कि क्या इमरान खान साहब आईनी तौर पर ये कह सकते हैं कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर दूंगा या नहीं दूंगा। ये तो जमहूरियत है, मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो इमरान खान साहब देते या लेते नहीं है, वो एक आपका आईनी हक है जो आप देते हैं। ठीक है ठीक। तो मेरा ख्याल है कि और दूसरी बात ये कि देखिए, ही स्पोक टू द यूथ, तो सारे बच्चे बैठे हुए थे, यंग हमारे पाकिस्तान, वो आपसे इंस्पिरेशन लेने आए। आपने 80% स्पीच जो थी वो इस जवाब के नजर कर दी। मेरा ख्याल है कि जवाब आना चाहिए था। आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो जवाब दे रहे थे, आपके मनसब को ये सूट नहीं करता था कि उनके लेवल पर आकर जवाब दें, मेरी जाती राय। लेकिन हैविंग सेड दिस, सादिया में एक बात गुजारिश करूंगी
وہ جی یہ کہ مکمل کر لیجیے. بالکل. یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں نا، یہ تو بہت عرصے سے اس قسم کی چیز کرنا چاہ رہے تھے اور کامیاب نہیں ہو رہے تھے، فریگمنٹڈ تھے، انہیں کوئی پوائنٹ نہیں ملتا تھا جس پر یہ آ کے کنورج ہوں اور عوام کو گھروں سے باہر نکالیں. یہ جو اس وقت حکومت کی پرفارمنس تھوڑی سی لیک کی نا، اور حکومت کا نیریٹو اپنا اس طرح دیکھیے. آج میں آپ کو CNN پہ ایک فرید حقیہ کا پروگرام ہو رہا تھا، اس میں ہارورڈ کا پروفیسر بیٹھا ہوا تھا، ہلری کلنٹن کا سیکرٹری بیٹھا ہوا تھا. وہ سب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ کرتے جو پاکستان نے کیا تو ہم پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالرز بچا لیتے. تو میں کسی حکومتی وزیر کو یہ کہتے نہیں سنتی کہ جی کہ ہم نے یہ کیا ہے اور کووڈ ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، اور یہ جو ہمیں برا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو پلان ہے. یہ آ کے کون سی جادو کی چھڑی پھیریں گے، جادو کی چھڑی پھیریں گے کہ جو کووڈ کے مسائل ہیں وہ یعنی جو اچھا کیا بھی ہے اس حکومت نے وہ اس کو اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ ان کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپوزیشن کو دن رات جواب دینے پہ لگ گئی ہے. میرا خیال ہے ایک ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں جو اس ٹٹ ٹیٹ کی نیریٹو میں نہیں پڑتی، وہ بتاتی ہیں حکومت کیا کر رہی ہے. اس کے علاوہ یہ جو جتنے ان کے میں ان کو فٹ سولجرز کہتی ہوں نا، فرام چوہان ٹو واٹرز اینڈ ٹو ادرز، یہ سارا دن ان کو لگتا ہے اگر اگلے نے ایک ٹاکسک بات کی تو اس سے دگنی ٹاکسک بات کرے. آپ حکومت میں ہیں، آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں کر پا رہے تو آپ کو اس کی وجہ بتانی ہے. اور آپ سے بلنڈر ہوئے ہیں، آپ کی حکومت میں آپ کی بیوروکریسی نے آپ کے پاؤں کے نیچے سے رگ کھینچا ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر پائے. یہ کمزوری ہے، اس کو ایڈریس کیجیے. میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان کی حکومت کوئی نہیں ہلا سکتا علاوہ عوام کے اوپر جو یہ عمران خان کی حکومت کو کوئی نہیں ہلا سکتا. خود ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہے. اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی. مجھے ایک بریک لینے دیجیے، بریک سے واپس آ کر ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہی تھیں، وزیر اعظم صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی VIP جیلوں میں نہیں رہے گا، اب تم لوگوں کو عام جیلوں میں بھیجوں گا، پھر پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے ان کی جو رائے آئی، کیا یہ اگر حکومت کے لیے اپوزیشن کی ریلیز جلد سے خطرہ نہیں ہے تو کیا حکومت خود اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہی ہے؟ خود اپوزیشن کے جلسوں کو جو ہے وہ بہت اہمیت دی جا رہی ہے اس وقت، اور کہیں نہ کہیں جب وزیر اعظم یہ بات کرتے ہیں تو ایک ایسا تاثر بھی بنتا ہے، عوام یہ سوچتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کیا پہلے اتنا زیادہ ان کے ساتھ ایک لینینسی کا مظاہرہ کر رہے تھے؟ پہلے یہ VIP جیلوں میں کیوں تھے؟ پہلے ہی وہ تمام سلوک ہر طرح کا ان کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا جو VIPs کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور یہی تاثر نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجتے وقت بھی بنا تھا. ساتھ پہلی بات ہے کہ ڈاکٹر ہما بقائی نے بالکل صحیح کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، اور غلط موقع پہ انہوں نے اوور ریئیکٹ بھی کیا. پولیٹیکل ریٹرک تھا، غلط جگہ پہ کیا. اس پولیٹیکل ریٹرک کے نتیجے میں یہ بھی لگتا ہے جیسے حکومت بڑی کوئی پریشان ہے یا گھبرائی بھی ہے اینڈ سو آن وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں پروگرام ختم ہونے والا ہے، کچھ بنیادی چیزیں یہاں پہ رہ گئی ہیں. دیکھیے جب نواز شریف صاحب بول رہے تھے تو جو اگر آپ ان کی سپیچ کو غور سے دیکھیں جو انہوں نے گجرانوالہ میں سپیچ کی تو یہ کلیئر تھا کہ وہ ایک ٹیلی پرومپٹر کے ذریعے بول رہے تھے یا ان کے سامنے ایک سلائیڈ رکھی جا رہی تھی اور وہ پوائنٹ آتا تھا، وہ پوائنٹ پڑھتے تھے، پھر ویٹ کرتے تھے. انہوں نے اشارہ بھی کیا ایک دفعہ کہ بھی اگلا پوائنٹ جو ہے وہ لے کر آیا جائے. جی اب وہ نواز شریف صاحب کو لندن میں بھیجنے کا جو فیصلہ جن اداروں نے کیا یا جن کیریکٹرز نے کیا یا جن لوگوں نے کیا، اس وقت ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا بیہائنڈ دا سینز کہ جی نواز شریف صاحب چلے جائیں گے تو یہاں پر اکنامک ریکنسٹرکشن کے لیے حکومت کو کام کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ عمران خان کی حکومت جو تھی اس کی ولنگنس نہیں تھی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس قسم کی کنسیشن کی جائے. لیکن ایک انپریسیڈنٹڈ چیز کی گئی کہ ایک شخص جو کنوکٹڈ تھا اور قانون میں ایسا نہیں ہوتا اس کو ایک پورا ڈرامہ بنا کر ہیلتھ گراؤنڈز پہ لندن میں سیٹل کر دیا گیا. اور وہ پرانی ایک لمیٹڈ قسم کی نیرو تھنکنگ تھی کہ ایک پولیٹیکل کنسیشن دی جا رہی ہے، ایک ڈیل میکنگ ہو رہی ہے.
इन सब चीज़ों से पाकिस्तान की रियासत ने अपने आप को कमज़ोर साबित किया है। पाकिस्तान की रियासत में जो बार बार मार्शल लॉ लगता है और मिलिट्री इंटरवेंशन होती है, उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये जो पाकिस्तानी स्टेट का है, ये बड़ा वीक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। मिलिट्री इंटरवेंशन का मतलब ये है कि ये स्टेट स्ट्रांग है और जो की इंस्टीट्यूशन है, जो प्रिमिटिव इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज स्टेट बेसिकली मिलिट्री की गिरवी खड़ी होती है। कोई स्टेट तारीख में फौज के बगैर नहीं खड़ी हुई। जब फौज को बार बार इंटरवीन करना पड़ता है स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, ये स्टेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका मतलब है कि स्टेट के पास कोई पॉलिटिकल मैस ही नहीं है अपने आप को सेंस ऑफ डायरेक्शन देने के लिए। नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजना इंतहाई अहमकाना, बेवकूफाना, लिमिटेड इंटेलिजेंस का, लिमिटेड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का नतीजा था। उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ, और उससे पहले भी ऐसी चीजें हो रही थी, कि 2017 की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जिन्होंने 1000 पेज का डॉक्यूमेंट्री काम किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए, जिसमें नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, फिर लाइफ के लिए डिबार हो गए। उनके नतीजे में जो मॉरल इम्पेरेटिव क्रिएट हुआ था, जो मॉरल मोमेंट पैदा, इखलाकी जुर्रत पैदा हुई थी पाकिस्तान के अंदर और लोगों को मिली थी, अगले 3 सालों में नैब के जरिए, अदालतों के जरिए, मीडिया के जरिए, इस्टेब्लिशमेंट की बिहाइंड द सीन्स जो डील मेकिंग थी, उसके नतीजे में वो जो मॉरल मोमेंट था उसे खत्म कर दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब ने सक्सेसफुली तौर पे उस पूरे मॉरल मोमेंट को खत्म कर दिया है। और ये नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के हवाले से आपने कहा कि बहुत अहमकाना फैसला था जहां से भी हुआ। जी बिल्कुल, और अब जाहिर है वो फिर वहाँ से जो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली वो भी सबको सुनाई दे रही है कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मुझे जनरल साहब ये बताइएगा, अभी जिस तरीके से पहले आप लोग बात कर रहे थे कि जी मरियम बीबी को कंसेशन तो मिला है, बहुत सारे इनके तहरीक इंसाफ के वज़रा ये बात कर रहे थे कि जी बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि मरियम बीबी की इन जलसों से पहले गिरफ्तारी हो जाए, और आम ख्याल भी ये किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जलसों का आगाज़ बाकायदा हो चुका है, और ये हमारी हिस्ट्री है कि कहीं ना कहीं जो बैकडोर रवाबित हैं वो किसी ना किसी की तरफ से किए जा रहे होते हैं। आपको लगता है कि ये किसी एक सियासी जमात की तरफ से फिर से ऐसी कोई कोशिश की जा रही होगी जिसके बाद ये इत्तेहाद इनका टूटने का खदशा है कि मामलात कहीं और तय हो जाते हैं? माजी में तो ये ऐसा होता है। देखिए ये तो एक तारीख है ना, एक बहुत बड़ा इवेंट जो आपने देखा था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो रहा था, और आपने सारी उसकी तैयारियां, बड़े चैप्टर्स बनाए गए लंदन में, और इधर मोहतरमा अपने लिए एनआरओ मांग रही थी, मुशर्रफ से बातचीत हो रही थी। तो इखलाकियात चूंकि है कोई नहीं इसमें किसी के पास भी, तो ये मैं अभी डॉक्टर साहबा बात कर रही थी कि वो मोहतरमा बेनज़ीर की बड़ी फैन है, तो हम भी होते थे, लेकिन जब ये एनआरओ का किस्सा आया तो हम तो फैन क्लब में से बाहर आ गए फौरन। पीपल्स पार्टी ने जो अपना रात रात में स्टांस बदला है, ये अभी आप देखिए कि बिलावल ने जो गुजरांवाला में नारे लगाए थे वो कुछ और थे, वो नवाज शरीफ के नारों को थोड़ा। तो आपको भी ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी उस हद तक आगे नहीं जाएगी? वो जो एक फौज मुखालिफ, इदारों के मुखालिफ बयानिया नवाज शरीफ साहब ने अपनाया है, उसको आगे लेकर नहीं जाएंगे, और इस इत्तेहाद से अलग होती नजर आ रही पीपल्स पार्टी आपको? अगले आने वाले दिनों में उससे दूर होते जाएंगे उस बयानिया। ठीक। लास्ट कमेंट में डॉक्टर हुमा बकाई साहबा आपसे कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, हुकूमत को किस तरीके से डील करना चाहिए? जो आपने कहा कि भाई डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने भी उससे अग्री किया कि भाई अननेसेसरी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। इस वक्त क्या करें? इनके जलसे हो रहे हैं, होने दें, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, रिएक्शनरी ना हो? एक तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि रिएक्टिव ना हो, और ये जो इनके 5-6 लोग हैं इनको रिस्ट्रेन करें, ये सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। और इमरान खान साहब ने एक दफा कहा भी कि ये अपने खिलाफ बोल कर जाते हैं, जितना ज्यादा बोलते हैं फिर उसमें बहुत कुछ गलत बोलते हैं। एक गुजारिश तो मैं आपको ये कर दूं। दूसरी गुजारिश जो मुझे लगता है और भी ज्यादा अहम है वो ये कि बड़ी सीरियस फॉल्ट लाइन है PMLN के अंदर। एक मरियम ग्रुप है और एक शहबाज ग्रुप है, और जो मीटिंग हुई थी रायबरेली में उसमें बिल्कुल ये कहा गया कि जो शहबाज ग्रुप से लोग करीब थे या शहबाज शरीफ से लोग करीब थे, ना तो वो बुलाए गए, ना वो इन जलसों में नजर आ रहे हैं, और मुझे आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। तीसरी अहम बात, क्योंकि मैं कराची में बैठी हूँ जी और मैं कि मेरे लिए सबसे अहम बात है, जिस तरह की पॉलिटिकल स्पेस और पॉलिटिकल विजिबिलिटी मरियम बीबी को दी गई कराची में, आज जलसा बड़ा है, लोग आए हैं,
یہ پیپلز پارٹی کو مہنگی نہ پڑ جائے. کیونکہ دیکھیے کراچی میں پولیٹیکل ویکیوم ہے. ایم کیو ایم جب کمزور ہوئی اس پولیٹیکل ویکیوم میں پی ٹی آئی آئی. پی ٹی آئی نہیں قدم جما سکی. کیا یہ ایک اور جماعت کو کے لیے دروازے کراچی کے کھول رہے ہیں؟ صحیح، یعنی پیپلز پارٹی خود ہی اپنے پاؤں پہ سیاسی طور پہ کلہاڑا نہ مارنا زیادہ جو انہوں نے پروجیکشن جس انداز میں مریم بی بی کو اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو دی ہے. شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر ہما بقائی صاحب آپ کا، جنرل امجد شعیب صاحب آپ کا، ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب آپ کا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.